नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत अपने कालीबंगा सभ्यता को पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं बेराट की सभ्यता भी। अपने बात करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट क्या है, भी राजस्थान है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की आकृति क्या है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार आकृति में है भी, ठीक है। यहां पर इस जगह पर एक सभ्यता खोजी गई जिसका नाम था बेराट में, ठीक है। यहां क्या था, पहाड़ी है, भीम की पहाड़ी, इसे कह देते हैं महादेव की पहाड़ी, बोमली की पहाड़ी, ठीक है। ये है कहां पर, बेराट के अंदर भी। तो ये बेराट क्या था, अगर पहले बात करें तो यह है जयपुर जिले के अंदर था भी, ठीक है। लेकिन जब से रामलुभाया समिति की सिफारिश पर कुछ नए जिले बनाए गए हैं और जिलों की संख्या 50 कर दी गई है, उसके बाद यह वर्तमान में बात करें तो बहरोड और जो कोटपुतली जिला है वह बहरोड, याद रखना, इस जिले में शामिल हो गया अभी यह क्षेत्र, ठीक है। बेराट की सभ्यता कहां पर है, तो पहले तो अपना आंसर क्या होता था, जयपुर में, लेकिन 17 नए जिले बनने के बाद यह बेराट का क्षेत्र चला गया कोटपुतली व बहरोड जिले के अंदर भी। क्लियर है। तो इसी बेराट में एक जगह थी, पहाड़ी है, भीम की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, इसे कहते हैं बोमली की पहाड़ी, इसे बोल देते हैं बिज्जक की पहाड़ी भी। इस बेराट की जानकारी प्राचीन ग्रंथ महाभारत से भी मिलती है, महाभारत से भी, ठीक है। इसके साथ साथ यह जो बेराट है, इसका पुराना नाम भी, प्राचीन या पुराना नाम था विराट नगर भी, विराट नगर भी। तो जब जनपद युग चलता था अभी, याद रखना, जनपद, जब भारत में कुल 16 जनपदों का निर्माण हुआ, तो उस जनपद युग में एक मत्स्य जनपद था भी। इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो विराट नगर थी भी। क्लियर है। तो विराट नगर, जो विराट का पुराना नाम था विराट नगर था, और जनपद युग में एक मत्स्य जनपद था। जब भारत में 16 जनपदों में विभाजित हुआ तो मत्स्य जनपद था, इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो विराट नगर थी। इन सभी की जानकारी हमें मिलती है महाभारत से भी, ठीक है। तो इसी विराट नगर के राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा भी, अज्ञातवास गुजारा भी। तो पांडवों को जब अज्ञातवास पर भेजा गया तो 1 वर्ष तक उन्हें छद्म रूप में या बिल्कुल ही अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर जाकर बैठना था। उसी समय पांडव चले गए थे भी कहां पर, अज्ञातवास को गुजारने के लिए विराट नगर में राजा विराट के पास चले गए थे। और यहीं पर राजा विराट की पुत्री विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह
विवाह हुआ भी किससे? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से भी। ठीक है भी। तो इस सब की जानकारी हमें मिलती है महाभारत ग्रंथ से। राजा विराटनगर के पास पांडवों ने अपना ज्ञातवास गुजारा था और यहीं के राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है। तो इस विराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। ठीक है। और यहां से एक नदी निकलती है भी, नदी, और नदी का नाम है भी बाण गंगा ओब्लिक अर्जुन गंगा भी। ठीक है। तो इसी बाणगंगा नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। कहते हैं एक बार माता कुंती को प्यास लगी तो उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा मेरे को प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो पांडवों में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली कौन था भी? अर्जुन। भीम नहीं था भी, अर्जुन था। तो अर्जुन ने क्या किया, एक तीर चलाया और तीर जाके सीधा लगा बैराट की पहाड़ी पर भी। ठीक है। और वहां से एक नदी निकल गई और अर्जुन के बाण से निकली थी, इसका नाम रख दिया गया बाणगंगा, और अर्जुन ने निकाली इसलिए इसे अर्जुन गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। इसी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वह थी बैराट की सभ्यता। जो पहले बात करें तो जयपुर जिले में थी, वर्तमान की बात करें तो कोटपुतली और बहरोड जिलों के अंदर यह शामिल है भी। क्लियर है। फिर देखते हैं खोजकर्ता भी। तो इसकी खोज की थी 1937 में दयाराम साहनी ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। फिर बात करते हैं उत्खनन करता। एक तो थे नील रतन बनर्जी भी। यह भी देखो आजकल एग्जाम के अंदर क्या हो गया, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है। पहले क्या करते थे, सिर्फ पूछ लेते खोजकर्ता कौन था, लेकिन आजकल पूछा जाने लगा है भी खोजकर्ता के साथ साथ उत्खननकर्ता भी कौन था। तो एक तो थे नील रतन बनर्जी भी और दूसरे थे कैलाशनाथ दीक्षित भी। दीक्षित। ठीक है भी। तो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित तो क्या थे? उत्खननकर्ता थे। और खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1937 में सभ्यता की खोज की भी। ठीक है। फिर बात करते हैं यह क्या था। इस बिजक की पहाड़ी से को कहा जाता है यूनानी व्यापारियों का प्रथम, यूनानी व्यापारियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र भी। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर यूनानी व्यापारियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो बैराट था भी। यहां सर्वप्रथम उन्होंने व्यापार किया भी। ठीक है। इसके अलावा बैराट से बौद्ध स्तूप भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्या मिले? बौद्ध स्तूप या बौद्ध मठ मिले हैं भी। तो याद रखना, जिनका निर्माण अशोक मौर्य था भी। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, ये पोता था कौन है? अशोक भी। अशोक महान ने क्या किए, पूरे भारत के अंदर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। इसी कड़ी में इसने बैराट को भी अपना बौद्ध धर्म का केंद्र बनाया और यहाँ पर बौद्ध स्तूप या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार कह दे, उसका निर्माण कराया भी। इसी बैराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है।
ठीक है, कहाँ से? वो विराट से भी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है जो क्या है? प्रथम ज्ञात मूर्ति है भी। ये भी मूर्ति या प्रतिमा याद रखना भी, किसी भी देवता की प्रथम ज्ञात मूर्ति है। RAS एग्जाम 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री विषय में। राजस्थान से प्राप्त सर्वप्रथम भगवान की मूर्ति, कौन से देवता की मूर्ति मिली भी? तो उसमें शिव जी भी थे और 2-3 ऑप्शन और थे, उसमें आंसर माना गया था महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्रथम ज्ञात प्रतिमा या मूर्ति थी भी। ठीक है, इसके अलावा बैराठ राजस्थान में बौद्ध धर्म का, याद रखना भी, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र था भी, केंद्र था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा था, तो बैराठ था भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं बैराठ से सूती वस्त्र में लिपटी आहत ओब्लिक पंचमार्क मुद्रा मिली है भी। यह भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मिली है? सूती वस्त्र में लिपटी पंचमार्क या आहत मुद्रा मिली है भी। इस पंचमार्क मुद्रा पर, पंचमार्क मुद्रा पर, अब पंचमार्क इसलिए कहा जाता है, इसमें क्या थे? 5 मार्क थे, 5 चिन्ह बने हुए थे भी, या 5 आकृतियां बनी हुई थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी भी मछली, एक था हिरण, ठीक है, एक था बैल, ठीक है, एक था एक मिनट, सॉरी, मछली थी, हिरण थी, बैल था, सूर्य था। और अब कहा जाता है भी ये सूर्य था या चंद्रमा, यह निश्चित नहीं है भी, क्योंकि उसमें एक गोल आकृति मिली थी। उस गोल आकृति में कहीं पता नहीं चल रहा था भी ये सूर्य है या चंद्रमा है, दोनों में से एक है। ठीक है, और एक मिला था त्रिशूल भी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है भी जो पंचमार्क मुद्रा मिली उनमें से कौन सा नहीं शामिल था भी? तो मछली थी, हिरण था, बैल था, सूर्य या चंद्रमा, यानी दोनों में से एक था। क्या था? कंफर्म नहीं है। फिर क्या था? त्रिशूल था। ठीक है, क्योंकि गोल आकृति थी, कुछ ने कहा तो सूर्य था, कुछ ने कहा चंद्रमा था। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पंचमार्क मुद्रा पर कौन सा चित्रित नहीं था, तो 3 तो इनमें से देंगे, चौथे ऑप्शन में जहां तक मेरे को लगता है वहां देंगे हाथी भी। ठीक है, तो हाथी का चिन्ह नहीं था भी। क्लियर है? अब बैल की जगह अगर वृषभ दे दें, वृषभ, तो याद रखना वृषभ या बैल एक ही बात है। ठीक है, तो मछली, हिरण, बैल या वृषभ, सूर्य है या चंद्रमा है, और एक त्रिशूल, ये 5 चित्र चित्रित है। ठीक है, ये कुल 36 मुद्राएं थी, कुल मुद्राएं 36 भी। कितनी थी? 36, जिसमें से आहत मुद्रा, आहत मुद्राएं ये थी भी 8। 8 मुद्राएं कितनी थी? 8। यूनानी मुद्राएं तो 36 में से 8 गए, कितने बच गए अभी? 28।
या 26? 28। यूनानी मुद्राएं कितनी थी? 28 थी भी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुल कितनी मुद्राएं मिली यूनानी, जिनमें से 36 मिली, जिसमें 8 क्या थी? आहत मुद्राएं थी, और 28 क्या थी? यूनानी मुद्राएं थी, जिनमें से 16 मुद्राएं, इन 28 में से 16 मुद्राएं मिंडार की थी भी। मिंडार, ये मिंडार कौन था? यह यूनानी शासक था भी, यूनानी शासक। ठीक है, तो कुल मुद्राएं मिली 36, आहत मुद्रा 8 सी, 8 के बाद बच गई कितनी? 28, और 28 में से क्या था? 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिंडार की थी, बाकी अन्य किसी शासकों या व्यापारियों की थी भी। ठीक है, इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर विदेशी शासक, हुण शासकों मीरकुल व तोरमान का भी अधिकार था। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देखते हैं। बेराट की सभ्यता भीम की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी या बोमली की पहाड़ी, बिजक की पहाड़ी नदी थी, बाणगंगा नदी या अर्जुन गंगा। पहले यह जयपुर जिले में सम्मिलित थी, वर्तमान में कोटपुतली बहरौड जिलों में सम्मिलित है। इसकी जानकारी प्राचीन ग्रंथ महाभारत से। विराट का प्राचीन नाम था विराटनगर, और यह जनपद युग में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। राजा विराटनगर के पास पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा, और पांडवों में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी हुई राजा विराट के पुत्री उत्तरा के साथ में। ठीक है, खोजकर्ता 1937 में दयाराम साहनी, उत्खननकर्ता नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित भी। यूनानी व्यापारियों का प्रथम व्यापारी केंद्र था राजस्थान में। यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ या बौद्ध विहार मिले हैं, जिनका निर्माता था अशोक मौर्य भी। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली, जो प्रथम ज्ञात मूर्ति है भी। विराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र था। विराट से सूती वस्त्र में लिपटी 8 या पंचमार्क मुद्राएं मिली है, जिन पर मछली, हिरण, बैल, सूर्य, चंद्रमा या त्रिशूल का चिन्ह बना है। कुल 36 मुद्राएं थी, जिनमें से 8 आहत मुद्राएं थी और 28 यूनानी मुद्राएं थी, जिनमें से 16 यूनानी शासक मिंडार की मुद्राएं थी भी। ठीक है, इसके अलावा बेराट पर अधिकार तो एक तो था भी हुण शासक मिहिरकुल व तोरमान का। ठीक है, इसके अलावा यूनानी शासक मिंडार का भी। क्यों? क्योंकि मिंडार की तो मुद्राएं अपने को यहां से मिली है, इसका मतलब मिंडार का यहां पर क्या था? शासन रहा है भी। ठीक है, फिर बेराट से प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त किसके? अशोक महान के भी। ठीक है, यहां से प्राचीनतम जो अभिलेख मिले हैं वो किसके मिले हैं? अशोक महान के मिले हैं। इसके अलावा बेराट की यात्रा की चीनी यात्री, अब चीनी ये शुगर वाली चाय वाली चीनी नहीं है भी, चीन का रहने वाला यात्री था, जिसका नाम था वेन सांग, या इसी का नाम है हेनसांग या युवांग चांग। इसने क्या की थी? बेराट की यात्रा की थी भी। इस हेनसान को कहा जाता था यात्रियों का राजकुमार। इसने बहुत यात्राएं की थी,
इसने तक्षशिला की, ठीक है, और बैराट की, भिनमाल की, बहुत जगह मतलब भारत में ये खूब यात्राएं की थी, इसलिए इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। नीति का पंडित किसके उपनाम है? वेनसांग या येनसांग, ठीक है। इसने एक ग्रंथ लिखा भी, ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सी यू की भी। तो सी यू की ग्रंथ किसका है? वेनसांग का है, ठीक है। तो पूछा जाए सी यू की ग्रंथ किसने लिखा? वेनसांग ने लिखा भी। क्लियर है? तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी विराट की सभ्यता भी। खोजकर्ता दयाराम साहनी 1937, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने उसमें क्या किया? उत्खनन का कार्य किया। यहाँ से विराट की सभ्यता में बिज्जक की पहाड़ी थी, भीम की पहाड़ी थी, बौद्ध मठ या बौद्ध स्तूप मिले, ठीक है, और गोलाकृति में थे भी, ठीक। तो इसके अलावा यहाँ से मिंडार के शासन की जानकारी भी मिलती है। हुण शासक मीरकुल व तोरमान का भी इस पर अधिकार था। इसके साथ साथ यहाँ से पंचमार्ग या आत्म मुद्रा मिली है, सूती वस्त्र में लिपटी भी, ठीक है। इस मुद्रा को बायोग्राफी इन कॉइन्स ऑफ इंडिया नामक मुद्रा शास्त्र कोलकाता में आज भी संभाल कर रखा हुआ है। क्लियर है? फिर एक चीज और याद रखना, यहां से बैराट से एक फूल मिला है, कुसूल फूल मिला है। क्या मिला है? कुसूल फूल मिला है। ये कौन सा फूल होता है? कु से कुम्हार, यानी कुम्हार के कार्य की जानकारी। सु से सुनार, ठीक है, सुनार के कार्य की जानकारी। और ल से लोहार, यानी कि कुम्हार, सुनार और लोहार के कार्यों के भी छोटे छोटे अवशेष मिले हैं। इसलिए यहाँ से क्या शॉर्ट में कह दें, यहाँ से फूल मिला कौन सा? कुसूल का फूल भी। तो कोई फूल नहीं है ये, यानी कुम्हार, सुनार और लोहार के कार्यों की जानकारी भी विराट से अपने को मिलती है। क्लियर है? तो ये थी एक छोटी सी सभ्यता, विराट की सभ्यता भी। अब आगे बढ़ते हैं आहड़ की सभ्यता भी। आहड़ सभ्यता कहां पर है जी? उदयपुर में। आहड़ की सभ्यता कहां पल्लवित हुई? उदयपुर के अंदर। देखो भी ये अपना एक प्यारा सा राजस्थान है भी। क्या है? राजस्थान है जिसकी आकृति क्या है? पतंगाकार है, पतंग की आकृति में फैला हुआ है भी, ठीक है। यहां उदयपुर है, और इस उदयपुर से, ठीक है, एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है भी? आयड़ नदी भी, ठीक है। यह आयड़ नदी क्या करती है? कुछ दूर चलने के बाद एक गड्ढे में गिरती है भी, ठीक है। इस गड्ढे में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी भी, जो आगे जाकर बनास नदी में मिल जाती है। साथ में ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। आहड़ नदी उदयपुर से निकलती है और एक गड्ढे में, अब गड्ढा तो कहना अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या है भी? उदय सागर झील है भी, उदय सागर झील। तो उदयपुर से एक नदी निकलती है आहड़ नदी, जो उदय सागर झील में गिरती है। तब तक तो उसका नाम क्या है? आहड़ नदी। उसके नाम इसका बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी भी, ठीक है। और यह बेड़च नदी आगे जाकर मिल जाती है बनास नदी में, ठीक है। और उस कारण इस सभ्यता को कहा जाता है बनास संस्कृति भी। बनास संस्कृति सेकंड ग्रेड परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन
निम्न में से कौन सी बनास संस्कृति की सभ्यता है? तो आहड़ की सभ्यता है वह बनास नदी की सभ्यता है भी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। आहड़ नदी थी, उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़ज नदी, और आगे जाकर ये मिल जाती है बनास में, इसलिए इसको कहा जाता है बनास संस्कृति भी। ठीक है, तो नदी आहड़ नदी भी। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा गया? आहड़ की सभ्यता भी। तो आहड़ नदी है और इसी का दूसरा नाम है बेड़च नदी। ठीक है, फिर बात करते हैं खोजकर्ता। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास भी। ठीक है, इसका भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास थे भी। ठीक है, फिर उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता 1961-62 के करीब इसका उत्खनन हुआ और उसके उत्खननकर्ता थे रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें कहा जाता है आरसी अग्रवाल भी। तो पेपर में आरसी अग्रवाल, वीपी अग्रवाल या 2-3 नाम आ जाए तो क्या करोगे भी? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, और इसके साथ साथ थे HD सांखलिया भी, जिनका पूरा नाम था हंसमुख दयाल सांखलिया। ठीक है, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी और आरसी अग्रवाल और HD सांखलिया, हंसमुख दयाल सांखलिया ने इसके क्या किया था? उत्खनन किया था। ठीक है, यह सभ्यता पूर्णतः कालीबंगा की उल्टी थी भी। ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता भी। वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे भी, याद रखना, पितृसत्तात्मक परिवार, यानी कि घर में सत्ता किसकी थी? पिता की थी। जहाँ पिता की होती है वहाँ परिवार क्या होते हैं? संयुक्त परिवार भी, याद रखना। कालीबंगा में सत्ता किसकी थी? माता की थी। मातृसत्तात्मक थे, तो मातृसत्तात्मक में किसकी थी? परिवार एकल थे। यहाँ पर क्या है? संयुक्त परिवार है। और इसके साथ साथ ये वो नगरीय सभ्यता थी, यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी भी। यहाँ से अन्न के भंडार, ठीक है, ऑब्लिक अनाज के कोठरे, ऑब्लिक कोठरी, ऑब्लिक ओबरी मिली है। ठीक है, अन्न के भंडार गृह, जैसे आजकल अपने कह देते स्टॉक कहा जाता है ना, स्टोर कहा जाता है, तो उस यहाँ से क्या मिला है? अन्न के भंडार, ऑब्लिक अनाज के कोठरे, कोठरी या ओबरी मिली है। तो पुराने समय में क्या होता था, जो वर्तमान में 30 साल से ऊपर एज का है या 35 का ऊपर का, 30 का मान लो एवरेज, उसने देखा होगा पुराने समय में क्या होता, जब खेतों में से अनाज निकाल लिया जाता तो घर में एक कक्ष बनाया होता, क्योंकि घर देखो छोटे छोटे होते थे, बड़े होते नहीं, तो उसमें क्या करते, एक बीच में कमरे के अंदर दीवार निकालकर इधर क्या रखते, अनाज को सुरक्षित रखते थे, खुले में रखते थे। ठीक है, उसको क्या करते थे, गारे से, गारा जानते हो, गोबर और मिट्टी को मिलाकर, ठीक है, उसको एक गारा बनाया जाता है, उसको लीप देते, लिपाई कर देते, पूत देते, उसको पुताई कर देते, उसके बाद उसके अंदर उसको अनाज को स्टोर करते थे। तो पुराने जमाने के क्या थे, ये भी स्टोर रूम थे, वेयर हाउस थे ये। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है अनाज के कोठरे या कोठरी या ओबरी। हमारे ग्रामीण परिवेश में आज भी जब लड़के या लड़की की शादी होती है, ठीक है, तो लड़के वाले क्या करते हैं,
शादी के बाद लड़की वालों के घर जाते हैं और एक रस्म अदा करते हैं जिसे हमारी स्थानीय भाषा में कहते हैं जी कोठियार बारन चाल्या। कोठियार बारन चाल्या मतलब उनके घर का जो कार्य है, जहाँ पर वो कोठियार रखी गई थी, अन्न का भंडार था, उसके अंदर उनको क्या कह देना है, वहाँ से अन्न अपने घर और अपने घर का अन्न वहाँ पर पहुँचाने जाते हैं, जिसको कहते हैं कोठियार बारना। ठीक है, तो यहाँ से ये मिले भी। इसके अलावा यहाँ से पूजा की थाली मिली है। ठीक है, इसका मतलब इनकी ईश्वर में आस्था थी भी। ठीक है, इसलिए पूजा की थाली मिली है भी। ठीक है, फिर त्रिशूल व बाण के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बाण से क्या पता चलता है, बाण जहां भी जाएगा ना, बाण मतलब एरो, तीर, तो इसका मतलब बंदे क्या रहेंगे, या तो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं या शिकार के लिए यूज करते हैं। तो त्रिशूल है वो भी सुरक्षा का प्रतीक भी हो सकता है, या भगवान शिव के अंदर आस्था का प्रतीक भी हो सकता है भी। तो यहां से त्रिशूल व बाण के अवशेष भी मिले हैं भी। ठीक है, यह साथ के साथ दान भी कर लेना, दान, बाण, त्रिशूल, बाण व दान के अवशेष मिले। ठीक है, यह सभ्यता क्या थी, सभ्यता रेत के टीले के नीचे दबी मिली भी। ठीक है, इस रेत के टीले को कहा जाता है धूलकोट। क्या कहा जाता है, धूलकोट, इसलिए इसको धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है भी। ठीक है, क्योंकि सभ्यता रेत के टीले के नीचे दबी मिली थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम भी है, साथ ही यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वहाँ रेत के टीलों को धूलकोट कहा जाता है, इसीलिए भी इसका नाम क्या पड़ गया, धूलकोट की सभ्यता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से ठप्पा व दाबू प्रिंट के क्या मिले हैं भी, वस्त्र मिले हैं। याद रखना, ठप्पा व दाबू प्रिंट के क्या मिले हैं, यहाँ से वस्त्र मिले। इसका मतलब इनको प्रिंट कला की भी जानकारी थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से उल्टी तपाई के मृद भांड ओब्लिक बरनी मिली है भी। याद रखना, उल्टी तपाई के मृद भांड या बरनी मिली हैं। उल्टी तपाई मतलब उनको उल्टा रखकर तपाया जाता था। तो मृद भांड या बरनी क्या होती है, तो जो थोड़े पुराने जानकार हैं, जो गांव में रह रहे हैं, वो आज भी देखते हैं, जब अपने घर में अचार डाला जाता है, चाहे वो नींबू का डाले, आम का डाले या मिर्ची का डाले, किसी मर्जी का डाले, उसको एक पात्र में रखा जाता था और उस पात्र को क्या कहा जाता था, बरनी या बरनी कहा जाता था। ठीक है, इसे मृद भांड या बरनी भी कहा जाता है स्थानीय भाषा के अंदर। ठीक है, मकान थे वो धूप में सुखाई ईंटों से बने थे। याद रखना भी। ठीक है, यानी मकान का जो कंस्ट्रक्शन था वह धूप में सुखाई ईंटों से किया गया था। कुछ जगह पर इसके साथ साथ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया। तो धूप में सुखाई ईंटों के प्रमाण कहाँ से मिले, आहड़ की सभ्यता से। साथ ही पत्थरों से निर्मित मकान कहाँ मिले भी, आहड़ की सभ्यता से। क्लियर है। उसके बाद ये क्या करते भी, मृतकों को आभूषणों सहित दफनाया जाता था। याद रखना भी, दफनाया
जाता था। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि ये मृत्यु के बाद भी अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, और अपना जीवन जिएंगे तो जाहिर सी बात है ये आभूषण है, ये ज्वेलरी किसकी है? अभी इनकी है, इसलिए अपने साथ लेकर जाएंगे भी, क्योंकि वहाँ भी तो उनको पहनने के लिए चाहिए। ठीक है, जबकि वर्तमान समय में क्या होता है आप सभी को पता है। तो ये क्या कहते थे? आभूषणों सहित दफनाते थे, और इसका कारण क्या बताया गया? ये कहते मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा भी, मृत्यु के पश्चात क्या थी? जीवन की अवधारणा। ठीक है, इसीलिए इनके जो गहने व आभूषण है उनके सहित इनको दफनाया जाता था। ठीक है, यहां से क्या हुआ? मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले हैं भी, मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले भी। कहां से? आहड़ से। ठीक है, फिर पूछ ले मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक कहां से मिले? आहड़ से। उनका रंग क्या था? ठीक है, तो बर्तन का रंग लाल व काला। ठीक है, कालीबंगा में पढ़ा था, बर्तन मिले उन पर काली व सफ़ेद धारियां थी, लेकिन रंग उनका भी क्या था? लाल था। यहाँ पर क्या है? लाल व काले रंग के बर्तन मिले हैं। ठीक है, फिर इसका समय भी, समय माना जाता है 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक, या 3000, हाँ 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। जबकि कालीबंगा का समय क्या माना गया था? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी। ठीक है, इसका पता कैसे चलता है जी? एक मेथड होता है C14, कार्बन रेडियो एक्टिव C14 एक मेथड होता है, उसके द्वारा आयु का अनुमान लगाया जाता है कितनी इसकी आयु है। क्लियर है? तो ये थी एक प्यारी सी आहड़ की सभ्यता। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आहड़ नदी, जिसका नाम क्या है? बेड़च नदी, उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च, और कहाँ चली जाती है? बनास में, इसलिए कहा गया बनास की संस्कृति। खोजकर्ता 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खननकर्ता रतनचंद्र अग्रवाल और HD सांखलिया भी। ठीक है, ग्रामीण संस्कृति थी, पितृसत्तात्मक परिवार थे, और परिवार क्या थे? संयुक्त थे। यहाँ से अन्न के भंडार या अन्न की, अनाज की कोठरी या ओबरी मिली है। यहाँ से त्रिशूल, बाण व धान के अवशेष भी मिले हैं। यह सभ्यता एक रेत के टीले के नीचे दबी हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धूलकोट की सभ्यता। यहाँ से ठप्पा व दाबू प्रिंट की जानकारी मिलती है, और यह ठप्पा या दाबू प्रिंट किस पर होता था अभी? तो याद रखना, सूती वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर। तो सूती वस्त्र की जानकारी अपने को कहाँ से मिली? बेराट से भी मिली है, आहड़ से भी मिली है। ठीक है, तो इसके अलावा उल्टी तपाई के मृदबांड या बरनी मिली है। मकान धूप में सुखाई ईंटों से, उसके साथ साथ पत्थरों से भी बनाए जाते थे। मृतकों को गहने व आभूषण के सहित क्या करते? दफनाते। क्यों? क्योंकि इनका मानना था ये मृत्यु पश्चात भी अपना जीवन यापन करते हैं। मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले, बर्तनों का रंग लाल व काला था, और इसका समय माना जाता है 4000 ईस्वी से 3000 ईस्वी पूर्व तक। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको यह आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। समय कम है, चाहे वो ग्रेड 1 की है, ग्रेड 2 की है, ग्रेड 3 की है, कोई भी भर्ती है, आप लगातार जुड़े रहो। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।